इससे पहले कि हम जीआईबी का अगला लेक्चर शुरू करें, डिस्क्लेमर देख लीजिए। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज हम करेंगे जीआईबी पेपर 1 का यूनिट 8 यानी 8th चैप्टर। नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी refers to the economic policies that governs an economy's export import activity। जो देश की अर्थव्यवस्था की आयात निर्यात की जो भी क्रियाएं होती हैं उनके संबंध में जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मतलब विदेश से सामान का आयात और निर्यात कैसे होगा, इसके संबंध की जो पॉलिसी हैं उन्हें बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी एफटीपी। सन 1990 में एफटीपी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस हुए? 1991 से पहले क्या था कि इंडियन इकोनॉमी में क्या था? हाई टैरिफ और टैक्सेस थे। हाई टैरिफ और टैक्सेस का क्या मतलब था कि बाहर से यदि कोई भी सामान इंपोर्ट होगा तो उस पर अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ऐसा इसलिए भी किया था जिससे कि जो देश में जो सामान बन रहा है वो ज़्यादा सेल हो और उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए टैरिफ और टैक्सेस को ज़्यादा किया गया रखा था। तो 1991 के बाद इनमें चेंजेस हुए। ठीक है। लिबरलाइजेशन मेजर्स इनेक्टेड 1991। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि जो लिबरलाइजेशन संबंधित जो भी बदलाव थे वो 1991 में किए गए, जिसको क्या कहा गया? एलपीजी एरा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कंसर्न्स अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस एंड एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक की क्या कहती है? इसमें क्या किया गया? मेक इन इंडिया को अब शुरू किया गया है 2015 में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को 2015 से 20 के लिए शुरू किया गया और इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ अलाइन किया गया, मतलब उसके साथ में। एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, ना सिर्फ मतलब कुल मिलाकर मेक इन इंडिया से मेन मतलब क्या है? देखिए, मेड इन इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया है। मतलब इंपोर्ट करने के लिए जो टैरिफ्स थे उनको तो 1991 में कम कर दिया गया, लेकिन अब मेक इन इंडिया के थ्रू पॉलिसी जो आई है एफटीपी नहीं, उसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो माल देश में ना सिर्फ भेजें ही बल्कि यहीं बनाएं। मतलब इंडिया में ही वो लोग सामान मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि फैक्ट्री शुरू करें, बिजनेस करें। इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जा रहा है। एम टू इंक्रीज इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। क्या होगा? जब सामान यहाँ बनने लगेगा तो वो सामान विदेशों में भेजे, भले ही कंपनी विदेशी हो बनाने वाली या इंडिया की ही हो, लेकिन कुल मिलाकर जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो एक्सपोर्ट होगा ना यहाँ से, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। ठीक है। गवर्नमेंट का एम है कि जो एक्सपोर्ट में ग्लोबल शेयर इंडिया का है वो अभी 2% है, उसको बढ़ा के 3.5% तक लिया जाया जाए। जो एफटीपी है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इसके अंतर्गत 2 नई स्कीम शुरू करी गई हैं। क्या क्या नाम है? एक है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आप सिर्फ EIS आ जाते, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की स्कीम है मर्चेंडाइज संबंधित, यानी कि कपड़े लत्तों से संबंधित। एंड दूसरी क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी SEIS। आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ हम लोग बात करते हैं तो हमेशा जीडीपी जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स यानी मर्चेंडाइज हो गए, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का एक सिस्टम हो गया इंडिया से, MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सर्विसेज। और दूसरा क्या? स्कीम, सॉरी। और दूसरा क्या? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे SEIS, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेंगे तो MEIS। ये 2 स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेक इन इंडिया के अंतर्गत लाई गई हैं। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक की, उसके मेन फीचर्स क्या हैं? SEIS यानी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वॉज अप्लाइड टू सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ये देखिए, ये कितना बड़ा रेफरेंस है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। इस लाइन को बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट का एम ये नहीं है कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ये नहीं है कि सिर्फ जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सपोर्ट करें। उनका एम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन देखना। जो भी सर्विसेज इस स्कीम के अंतर्गत एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, भले ही वो कंपनी अमेरिका की हो, लेकिन यदि उसकी लोकेशन इंडिया में है तो उसको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यदि इंडियन कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करेगी या सर्विस प्रोवाइड करेगी तो ही उसको बेनिफिट देंगे। तो कुल मिलाकर ये लोकेशन बेस्ड स्कीम है कि इंडिया में लोकेशन है तो फ़ायदा मिलेगा, चाहे कंपनी इंडिया की हो या बाहर की हो। लेकिन और ना कि
कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो कंपनी फॉर्म कहाँ, भले ही जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, जैसे आईफोन अभी रिसेंटली, ठीक है, इंडिया में बनना शुरू हो गया, तो अगर इंडिया में बन रहे हैं तो उसको इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन कंपनी को ही सिर्फ इसका फ़ायदा दिया जाए। तो ये लोकेशन बेस्ड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कि कहाँ की कंपनी, मूल रूप से कंपनी कहाँ की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजनेस लीडर्स हु हैव सक्सीडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड आर रिकमेंडेड टू बी रिकग्नाइज एज स्टेटस होल्डर। ऐसे बिजनेसेस, ऐसी कंपनीज जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में उनका अच्छा खासा नाम है, उनको इन इन चीज़ों के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत स्टेटस होल्डर का एक तमगा दिया गया है, ठीक है। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। क्यों? जिससे कि वो देश में व्यापार को बढ़ावा दें। उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जिससे कि जो व्यापार को और गति मिल सके, कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट बढ़ सके और इम्पोर्ट कम हो। ये गवर्नमेंट का एम है मेक इन इंडिया के थ्रू। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बूस्ट कैसे करना है? एक्सपोर्ट कमोडिटीज विद अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन हैड रिसीव ग्रेटर लेवल्स ऑफ इंसेंटिव्स अंडर द MEIS। ये जो अभी हमने पढ़ा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें ऐसी एक्सपोर्ट करने वाली ऐसी कमोडिटीज़, ऐसी चीज़ें जिसमें घरेलू सामान जो है अच्छा खासा लगा हो, वैल्यू एडिशन भी घरेलू यानी इंडिया लेवल पर हुआ हो, उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और हर तरह का फ़ायदा मुहैया कराया जाएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंडिंग पेपर वर्क फॉर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वर अलाउड टू बी सबमिटेड डिजिटली एज एविडेंस। देखिए कई सारी फैसिलिटीज़ दी गई, उसमें से एक क्या है कि जो भी एक्सपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोज आपने जब कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमारे रॉ मटेरियल आपने बाहर से मंगाया, तो उसके जो भी पेपर वर्क है वो सब कुछ डिजिटली आप सबमिट कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी सबमिशन की आवश्यकता नहीं है। स्पीडी एंड पेपरलेस कॉन्टैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, ठीक है। एग्जिम फैसिलिटेशन सेंटर, एग्जिम मतलब क्या? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एग्जिम फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटेशन जिससे कि आसानी से काम हो सके। ये सब FTP 15-20 के अंतर्गत किया जा रहा है। और कोशिश क्या की जा रही है कि डिफेंस और हाईटेक आइटम्स जो भी डिफेंस संबंधित, देखिए अभी जैसे भी रफाल का जल्दी में डील हुआ था, ये अच्छा खासा अमाउंट देश का एक बाहर जाता है जब हम कुछ भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो इनका मेन फोकस गवर्नमेंट का क्या है कि डिफेंस आइटम्स और जो भी हाई टेक्निकल आइटम है उनके एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले, ठीक है। E-कॉमर्स संबंधित एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम एक इन्होंने शुरू किया है। अप्रूव्ड एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक समझ लिया कि आपने लिस्ट बना दी, उसका नाम रखा है अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, उनको ईजिली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस मिल सके, ठीक है। जब उनको बाहर की मार्केट में एक्सेस मिलेगी, उनका माल बाहर बिकेगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा ना, तभी तो जो GDP का 2% को बढ़ा के 3.5% करना है, वो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का फुल फॉर्म होगा। One of the major objective of new FTP is to move towards paperless working in 24/7 environment। गवर्नमेंट का FTP 2015-20 के माध्यम से मेन ऑब्जेक्टिव एक क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव, कि इनको पेपरलेस वर्किंग करनी है। जो भी पेपर वर्क है वो सब पेपरलेस हो जाए, सब डिजिटली हो और 24/7। ये नहीं है कि अब मंडे को काम होगा या सिर्फ 2 वर्किंग डेज में काम होगा, ऐसा नहीं होता है। इनको 24/7 फैसिलिटीज़ देनी है जिससे कि ऑल लोग, देखिए आप भले ही इंडिया में 5 बज गए तो इसका मतलब ना कि जर्मनी में काम होना बंद हो गया, इंग्लैंड में काम होना बंद हो गया। इसलिए इनको 24/7 का सिस्टम ये लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि चौबीसों घंटे काम चलता रहे, जिससे कि किसी भी तरह का डिले ना हो और बिजनेसमैन को नुकसान ना हो। चैलेंजेस क्या हैं अपकमिंग FTP से संबंधित? इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग पार्टनर्स। कहा गया है कि इंडिया को अपना जो ट्रेडिंग पार्टनर्स जिनके साथ वो व्यापार करते हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है, कि किसी एक सेक्टर या किसी एक देश में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए इंडिया सिर्फ रशिया के साथ लेन देन कर रहा होता या सिर्फ यूक्रेन के साथ लेन देन कर रहा होता और रशिया और यूक्रेन क्राइसिस हो गए, तो अब वो कैसे, इंडिया तो डूब जाएगा। भले ही वॉर यूक्रेन में है लेकिन नुकसान तो इंडिया को हो जाएगा। इसीलिए इस ट्रेडिंग पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने को कहा कि ना सिर्फ जैसे यूक्रेन साथ भी करे, जर्मनी साथ भी बिजनेस करे, US साथ भी करे, अफ्रीका साथ भी करे, तो किसी एक देश, किसी एक कॉन्टिनेंट या किसी एक स्पेशल सेक्टर में कोई इशू आएगा भी तो उससे देश के ट्रेडिंग पर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपको याद होगा 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, उसमें भी देखिए क्या हुआ था कि कुवैत यानी गल्फ में क्राइसिस थे, उसकी वजह से इंडिया में क्राइसिस बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा था। बोथ एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड इम्पोर्ट सोर्सेज एंड फाइंड ऑल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट को यानी या इंडिया को लगातार एक्सपोर्ट मार्केट और इम्पोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नए नए मार्केट्स खोजने चाहिए, जिससे कि नए प्रोडक्ट्स के लिए सेल करने के लिए मार्केट और नए रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव चीज़ें प्राप्त हो सकें, ठीक है।
FDI, FII एंड रिसेंट ट्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर बात होगी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था FII के विषय में, यहाँ पर FDI और FII के विषय में डिटेल में बताया गया। FDI इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन कंट्री बाय फॉर इन्वेस्टिंग ऑफ एन अ कंपनी, ठीक है, टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी। FDI क्या है? FDI एक इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़्यादातर किसी बाहर विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। ज़्यादातर वो एक कंपनी होती है। और क्यों वो इन्वेस्ट किया जाता है? जिससे कि वो इंडियन कंपनी में या किसी भी कंपनी में अपनी ओनरशिप प्राप्त कर सके, जो बाहर की कंपनी है वो। अगर एक बेहतर पॉलिसी होगी, मतलब देश की पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर बेहतर होगा और जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होगा, यानी कि स्थिर होगा, तो ऐसे में FDI इन्फ्लोज बढ़ सकता है। नेफ्ट FDI हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3.7 बिलियन टू 36.6 बिलियन। 2004-05 से लेके 21-22 यानी करीब 15 साल में जो देश के अंदर टोटल FDI इन्फ्लो था वो 3.7 बिलियन से बढ़कर 36.6 बिलियन हो चुका है। रूट्स ऑफ FDI इन इंडिया, दो चैनल है FDI करने के लिए, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के देश में दो चैनल बनाए गए, दो तरीके बनाए गए। पहला क्या है? पहला है RBI का ऑटोमेटिक रूट और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट का रूट, ठीक है। ये दो तरीके हैं। ऑटोमेटिक रूट ऑफ RBI क्या मतलब है? विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द RBI इन ऑल एक्टिविटीज सेक्टर स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी। जो भारत सरकार की कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी है उसके अंतर्गत बिना किसी पूर्व अनुमति के, या तो गवर्नमेंट से अनुमति नहीं RBI से, कोई भी फॉरेन एंटिटी FDI इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें दो स्टेज यानी दो स्तरीय रिपोर्टिंग प्रोसेस है। पहला क्या है? द इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहला इसमें स्तर यह है कि जिस भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस कंपनी को 30 दिन के अंदर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होगा और बताना पड़ेगा जो भी उसको डिटेल, जो भी FDI संबंधी डिटेल्स हैं, कितना शेयर है, कितना अमाउंट प्राप्त हो रहा है, कितने शेयर्स जा रहे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है, जहाँ से ये प्राप्त कर रहा है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट रूट। ये तो हो गया आपका पहला वाला जो है वो है विदाउट अप्रूवल वाला, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक रूट ऑफ RBI। दूसरा है गवर्नमेंट रूट, सॉरी। इसमें क्या है? एक्टिविटीज़ नॉट कवर्ड बाय ऑटोमेटिक, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे कार्य जो कि ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं है, जिनमें गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन यानी पूर्व अनुमति चाहिए, उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू लाया जाएगा उस FDI को। इसमें क्या होगा? इसमें वो प्रपोजल्स आते हैं जिनमें टोटल फॉरेन जो भी पैसा आ रहा है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। यदि FDI का अमाउंट मोर देन 5,000 करोड़ है तो फिर क्या होगा? आपको गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट लेने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA, इससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और पाकिस्तान से जो भी FDI इन्फ्लो आएगा वो सारा का सारा FDI इन्फ्लो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही होगा, यानी कि पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके आगे देखिए कुछ सेक्टर्स बताए गए हैं कि किस सेक्टर में कितना FDI है, अलाउ है। कई सेक्टर्स दिए हैं लेकिन सब डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ब्रॉडकास्ट हम कुछ देखेंगे जो हाँ, और मैं आपको रीजनिंग के साथ वो बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए ज़्यादातर सेक्टर्स में 100% है कि ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें कोई रिस्क नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन हो गया, माइनिंग हो गया, इनमें कोई ऐसा नहीं, देश की सुरक्षा का कोई रिस्क नहीं। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की जहाँ बात है तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज जो हैं उसमें 49% है, ठीक है। और रूट क्या है? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है। क्यों? ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा है ना, आपने अगर मीडिया को यूज़ कर लिया तो आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं, तो इसलिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट में 49% अलाउ है। देखिए फिर आया प्रिंट मीडिया में केवल 26%। तो और वो भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप इसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते FDI के थ्रू। बाकी सबका दिया है, आप चाहें तो पॉज करके वीडियो याद कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखिए केवल 20% का अलाउड है, वो भी गवर्नमेंट रूट से। इंश्योरेंस में अब बढ़कर 74% हो गया, वो भी ऑटोमेटिक थ्रू, ठीक है। टाइप ऑफ FDI क्या है? 3 तरह की FDI होती है। कौन कौन सी? पहली ग्रीन फील्ड, दूसरी ब्राउन फील्ड, तीसरी जॉइंट वेंचर। देखिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड से आपको ये भी याद आ रहा होगा, ग्रीन लेबल और वाइट लेबल ATM जो थे, ठीक है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन ग्रीन फील्ड मतलब क्या हुआ? इसको मैं ऐसे समझ लीजिए, जैसे ग्रीन मतलब नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं आप याद करने के लिए, कि अगर कोई भी पेड़ है, कोई भी वृक्ष है, तो वो बीज से शुरू होगा, मतलब जीरो से शुरू होगा ना, तभी तो वो वृक्ष बनेगा। तो ग्रीन फील्ड मतलब हरा रंग मतलब याद कर लीजिए कि जो भी ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं,
उनको बोलेंगे ग्रीनफील्ड एफडीआई। जैसे कि मैकडोनल्ड, अगर मैकडोनल्ड, हुंडई, ये सब ओरिजिनल कंपनीज हैं जिन्होंने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने किसी कंपनी से टाई अप नहीं किया, ये आए इन्होंने अपना खुद का मैकडोनल्ड, खुद का पिज़्ज़ा हट यहाँ पे शुरू किया, खुद का हुंडई ने अपना सेटअप लगाया। इसलिए इन्होंने, मारुति ने देखिए सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करी है, लेकिन मैकडोनल्ड ने ऐसा नहीं कर रखा है, इन्होंने जीरो से शुरू किया इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब इसीलिए इनको ग्रीनफील्ड एफडीआई के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा है ब्राउनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई का क्या मतलब होता है? किसी के साथ कम इन्वेस्ट कर देना, मतलब खुद के नाम को ना लेना लेकिन किसी को इन्वेस्ट कर देना। देखिए जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन विच अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बायज स्टॉक इन एस्टैब्लिश फर्म इन द होस्ट कंट्री। मतलब बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के कुछ स्टॉक्स ले लेगी, जैसे कि दाइची सांक्यो जापान ने रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, उस तरीके से। उससे जॉइंट वेंचर में क्या है, जब बाहरी कंपनी से मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, इन सब ने क्या किया, बाहरी कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया, ठीक है, उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर एफडीआई। एफडीआई कुछ सेक्टर हैं जिनमें एफडीआई के लिए मनाही है। कौन कौन सेक्टर? जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, रियल एस्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चिरूट्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, इन सब में एफडीआई अलाउ नहीं है। अगला क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब रेफर करते हैं किस चीज़ों को? ऐसा कैपिटल यानी ऐसा पैसा जो कि देश में स्टॉक्स या हेज फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जनरली क्या होगा? वोलेटाइल होगा, यानी बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होगा। जब भी फॉरेनर, जो भी व्यक्ति है, वो चाहेगा इंडिविजुअल, इसको पैसे को निकाल सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट इज ऑलवेज देयर। कैपिटल फ्लाइट का क्या मतलब है? पैसा किसी भी पल, जब फॉरेन इन्वेस्टर चाहेगा अपना पैसे को यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट है, एकदम से अगर उसने वहाँ से एग्जिट कर दिया इंडिया से, तो ऐसे में इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं वो लोग, जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ या हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? भेड़ चाल। तो कैसे में क्या होगा? मान लीजिए अभी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई या कोई दंगे भड़क गए देश के अंदर, तो ऐसे में जितना भी एफआईआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आया है, वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे अब रशिया यूक्रेन का फॉर एग्जांपल लेंगे। सपोज किसी ने रशिया में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एज ए एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पर, और वहाँ पर अचानक से वॉर सिचुएशन बन गई, लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में एफआईआई के थ्रू जिसने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था, वो अपना पैसा वहाँ से निकाल लेगा। अब वॉर भले अगले दिन खत्म हो जाए, लेकिन पैसा तो चला गया, तो इकोनॉमिक पे तो फर्क पड़ गया ना। लेकिन एफडीआई इससे अलग है। एफडीआई में क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि किसी कंपनी ने, मान लीजिए रशिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, भले ही वहाँ वॉर शुरू हो गई, लेकिन पैसा इतनी जल्दी निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए कंपनी के एसेट्स बेचेंगे तब तो पैसा वापस आएगा ना, या कंपनी में शेयर्स बेचेगी तो वापस आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या होता है कि पैसा वोलेटाइल होता है, बहुत आसानी से पैसा इधर से उधर फ्लो कर जाता है। इसलिए बहुत स्टेबल तरीका नहीं है ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने का, जहाँ की एफडीआई बजाय इसके बहुत ही स्टेबल और बहुत सही तरीका है, जो इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा करता है। कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती हैं एफआईआई में, ठीक है। इसीलिए एफआईआई का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट, कैन एक्वायर शेयर डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनीज थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। कुल मिला के ये ऐसा प्रोसेस है कि एफआईआई को सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर वो इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। देखिए आगे डिफरेंस दिया है एफआईआई और एफडीआई में। गोज डायरेक्टली इनटू मशीन। एफडीआई जब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो डायरेक्टली मशीन्स में जाता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जाता है। लेकिन एफआईआई क्या होता है? हेज फंड्स या शॉर्ट टर्म इक्विटीज़ या सिक्योरिटी मार्केट में जाता है। एफडीआई का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, लंबा गेम होता है उनका। एफआईआई का शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है, वो उनका जो आउटलुक होता है वो कम समय का होता है। एफडीआई जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और एफआईआई जो होता है वो किसी प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ उन्होंने पैसा लगा दिया स्टॉक एक्सचेंज में। तो कुल मिला के जब प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, तो जीडीपी में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हालांकि वो बात अलग है कि जब पैसा ज़्यादा आएगा तो जो कैपिटल गेन टैक्स है उस पर फ़र्क पड़ता है, तो उससे जीडीपी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन बेसिक फ़र्क जीडीपी में इनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एफडीआई स्टेबल नेचर यानी कि स्थिर तरीके का होता है। मैंने आपको ऊपर समझाया कि क्यों स्थिर बोलते हैं इसको। एफआईआई बहुत वोलेटाइल होता है, हमेशा कैपिटल फ्लाइट यानी पैसे का वापस जाने का डर हमेशा बना रहता है। चाहे वॉर बिहेवियर, चाहे वॉर का टाइम हो, या हर्ड बिहेवियर यानी भेड़ चाल के थ्रू, मान लो सब लोग पैसा अपना यहाँ से आउटफ्लो कर रहे हैं, तो हर इन्वेस्टर निकलना चाहेगा, तो ऐसे में इकोनॉमिक नुकसान होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द होस्ट नेशन। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमी मतलब होता है जो पूरे देश की इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, और माइक्रो मतलब होता है जो घरेलू स्तर है, डोमेस्टिक लेवल पर होती है। दोनों का अंतर आगे हम लोग नेक्स्ट आने वाले 4-5 चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको।
इट डिपेंड्स अपॉन द, तो एफडीआई जो है वो देश की मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। एफआईआई जो होता है वो आर्बिट्रेज और हेजिंग वेरिएशंस जो होते हैं, कुल मिलाकर स्टॉक पे डिपेंड करता है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, उसको अच्छा रिटर्न मिल गया, लेकिन कल को मान लीजिए यूरोपियन यूनियन ने बॉन्ड्स निकाल दिए या फिर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स अगर इशू हो गए, तो उसको लगेगा यहाँ से अच्छा वहाँ जाके हम इन्वेस्ट कर दें, तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो एफडीआई है वो देश के मैक्रो इकोनॉमी पर डिपेंड कर रहा है, और जो एफआईआई है वो पूरे ग्लोबल लेवल के जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, रेट चल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। एफडीआई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई बताया गया, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड जॉइंट वेंचर। और इसको एफआईआई को क्या बोलते हैं, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, यानी गर्म। हॉट मनी का मेन मतलब क्या है कि हेज फंड्स जो हैं वो हॉट मनी क्या है कि बहुत वॉलेटाइल है, जो कभी भी इधर से उधर मूव कर सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी का टर्म भी दिया गया। तो कभी आपसे पूछा जाए एफआईआई में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, तो हॉट मनी होता है, ठीक है। आगे उन्होंने एक कंपैरिजन किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आर्थिक विकास और आर्थिक बढ़त जो है, ठीक है, इन दोनों का इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है या कंपैरिजन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन अ सोसाइटी वेलबींग। देखिए देश का जो हमेशा एम होता है वो होता है आर्थिक रूप से विकसित होना। तो जब विकास किया जाएगा तो सस्टेनेबल तरीके से किया जाएगा, यानी कि ना सिर्फ देश में पैसे की बढ़त हो बल्कि जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास में सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह का विकास किया जाता है। इकोनॉमिक, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत क्या किया गया है, उसमें क्या मैटर करता है, जो इकोनॉमी की एक्चुअल नेशनल और प्रति व्यक्ति आय, यानी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय जो होती है, जो ओवरऑल पीरियड के टाइम समय के साथ कितनी बढ़ रही है, वो मैटर करता है। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड एक कॉन्सेप्ट है, जबकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे डिफरेंस बताया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या देखा जाता है कि जो भी अमाउंट है गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में वो कितना बढ़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि गरीबी कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितनी कम हुई, इनइक्वलिटी यानी भेदभाव कितना कम हुआ, ये सब देखा जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है, देश का राष्ट्रीय जो आय है और राष्ट्रीय व्यय जो है वो कितना बढ़ा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या देखा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का जो रहने का जो स्तर है वो कितना बढ़ा है या क्या उसमें बदलाव आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे फोकस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो किस तरह से लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगल डायमेंशनल है, यानी उसका सिर्फ एक ही डायमेंशन है और वो बेसिकली लोगों की पब्लिक की इनकम पे फोकस करता है। लेकिन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो ना सिर्फ इनकम बल्कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड पर भी फोकस करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रीकर्सर एंड प्री रिक्विजिट है, किस लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कुल मिला के ये कहा गया है कि बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये बताया गया है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये खुद में ही एक पूरी तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने के लिए जीडीपी, जीएनआई और प्रति व्यक्ति आय, ये सारे ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ये सारे इसके इंडिकेटर्स हैं। आपने पढ़ा भी होगा सकल घरेलू उत्पाद वगैरह। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, गिनी कोफिशिएंट, जेंडर डेवलपमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को देखता है, यानी कि मात्रात्मक रूप से क्या बदलाव आ रहे हैं उसको देखता है। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो गुणात्मक रूप से देखता है कि गुण कितने, मतलब क्वालिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में उसमें। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोडक्शन पे फोकस करता है, ये प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। पहले बाकी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। देखिए जो कंट्री हर तरीके से डेवलप हो चुकी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हुआ, यूके हुआ, यूरोप हुआ, ये सब चीज़ें, ये सब जगह जो हैं ये आपकी
इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर सकती है, क्योंकि इनका एम अब क्या है कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और बढ़िया चले। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। उसके बाद पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले चीज़ क्या है कि जो जनरल पब्लिक है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो आप लोग अलग से कॉमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए, जिससे सब तक इसका बेनिफिट पहुँच सके। थैंक यू सो मच।